आज हमारा चैप्टर है सरल रेखा में गति। ठीक है, सरल रेखा में गति चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पूरा चैप्टर देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, सरल रेखा में गति को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि दूरी और विस्थापन क्या होता है। दूरी और विस्थापन, सबसे पहला पॉइंट कि दूरी कौन सी राशि है, अदिश राशि है, और जो विस्थापन है वो सदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन और दूरी में फर्क क्या होता है ये देखते हैं। दूरी जैसे ये पॉइंट ए है, कोई चीज है या कोई वस्तु है या व्यक्ति है, ए से चलना शुरू करता है, बी पे पहुंच जाता है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी कितनी हो गई, 1 किलोमीटर दूरी हो गई। यही अगर विस्थापन में देखते हैं, ए से कोई व्यक्ति शुरू होता है, बी पे पहुंच जाता है 1 किलोमीटर, तो विस्थापन भी कितना होगा, 1 किलोमीटर। विस्थापन की परिभाषा होती है कि दो बिंदुओं से, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु से, वो कहीं भी गया हो, लेकिन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, और दूरी क्या होती है, संपूर्ण पथ की लंबाई, कहीं भी चला हो उसकी क्या कहते हैं, पूरी दूरी को, लंबाई को दूरी कहते हैं। अभी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ए से शुरू करता है, सी पे जाता है, फिर बी पे जाता है। ये मान लिया हमने 3 किलोमीटर था, ये 4 किलोमीटर है, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, इसकी पूरी लंबाई कितनी हो गई, 3 + 4 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर वो चला है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 7 किलोमीटर। यही अगर मैं विस्थापन में देखता हूँ, विस्थापन में कोई व्यक्ति चला ए से सी पे गया, फिर बी पे गया, तो अब व्यक्ति का विस्थापन कितना हो गया, तो इधर से 3 था, ये 4 किलोमीटर था। अगर विस्थापन पूछेंगे तो विस्थापन क्या है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी की कौन सी होगी, ये सीधे लाइन खींचेंगे, न्यूनतम दूरी तो यही होगी ना, ए और बी के बीच की दूरी। तो न्यूनतम दूरी की अगर बात करें तो न्यूनतम दूरी इधर कितना आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से 5 किलोमीटर, यानी कि जो विस्थापन है वो 5 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ देखो दूरी कितनी थी, सेम फिगर अगर देखा जाए तो यहाँ पे दूरी 7 किलोमीटर है, विस्थापन 5 किलोमीटर है। ठीक है, समझ में आ गया। अभी क्या है, एक फिगर और देखते हैं। मान लो कोई व्यक्ति या वस्तु ए से चलना शुरू करता है, ए बिंदु से, फिर वो सी पे जाता है। ठीक है, फिर वो वापस आके बी पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो वो गया कितना, 4 किलोमीटर गया, और वापस कितना आ गया, 5 किलोमीटर। तो जो दूरी हो गई, दूरी यानी कि लंबाई कितनी होगी, 1 किलोमीटर होगी। ठीक, दूरी क्या होगी, 1 किलोमीटर। पहले वो 4 किलोमीटर गया, फिर वापस आया कितना, 4 किलोमीटर आया, 5 किलोमीटर आया, तो जो ए और बी के बीच की दूरी होगी कितनी होगी, 1 किलोमीटर। ठीक, सॉरी, एक ये होगी आपकी विस्थापन, 1 किलोमीटर दूरी नहीं, विस्थापन। अब विस्थापन ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, ये सोचो मुझसे। तो ये देखो, ये इस अक्ष पे चला था, इस अक्ष पे चला था कि नहीं चला था। मान लिया यहाँ पे अगर हम अक्ष डिवाइडेड कर देते हैं, तो इस अक्ष पे चला 4, फिर वापस आया कितना, 5 किलोमीटर, तो 4 इस या फिर इधर माइनस, तो ये माइनस का हो जाएगा विस्थापन। तो विस्थापन क्या होगा, ऋणात्मक। अगर दूरी यहाँ पे बात की जाए तो कितना चला, 4 और फिर 5 + 9 किलोमीटर। टोटल कितना चला है, 9 किलोमीटर। दूरी क्या होती है, पूरे पथ की लंबाई, मतलब ए पहले कहाँ गया, सी पे गया, तो कितना हो गया, 4 किलोमीटर चला, फिर सी से कहाँ पे आया, बी पे आया, तो कितना, 5 किलोमीटर। तो दूरी कितनी होगी, 4 और 5। लेकिन जब विस्थापन की बात करेंगे, फिगर था ये, ए से सी पे गया था, ये सी पे पहुंचा, कितना किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर। अभी क्या वापस आ रहा है, इससे सी से आ गया वापस कहाँ पे, बी पे, ये टोटल कितना चला, 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे जब चला था तो हम ऐसे एक्सेस बना सकते हैं, 4 किलोमीटर गया, फिर वापस आया, तो 1 किलोमीटर क्या है, ये माइनस में चला कि नहीं। विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी, तो ये न्यूनतम दूरी विस्थापन होगी। विस्थापन न्यूनतम दूरी तो होगी, कितना है विस्थापन, 1 किलोमीटर। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि ये माइनस का है, उल्टा आ गया ना, माइनस का, इसलिए माइनस का। इससे हमें ये पता चलता है जो विस्थापन है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो दूरी है वो दूरी हमेशा धनात्मक ही होती है। वो चीजें समझ में आ गई कि विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो दूरी है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, और एक चीज और है, क्या दूरी शून्य हो सकती है, नहीं। विस्थापन का हो गया, प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। ठीक है,
अभी समझ में आ गया। और जो विस्थापन है वो सदिश राशि है और जो दूरी है वो अदिश राशि है। अब समझ में आ गया कि पॉजिटिव नेगेटिव का बता दिया, ऋणात्मक कैसे विस्थापन होता है और दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। एक और पॉइंट बचा है इसमें, कौन सा पॉइंट, कि जो दूरी है वो विस्थापन के बराबर हो सकती है, जैसे इस फिगर में देखो, ठीक है। अगर दूरी की बात करें, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, पूरी लंबाई कितनी है, 1 किलोमीटर, और दोनों के बीच में अगर न्यूनतम दूरी भी निकालेंगे तो ए और बी के बीच में न्यूनतम दूरी क्या निकलेगी, 1 किलोमीटर ही निकलेगी, क्योंकि सीधी सीधी रेखा है। तो दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है। दूसरा पॉइंट, दूरी विस्थापन से बड़ी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। जैसे कि इसमें हम देखते हैं, इस वाले फिगर में देखा था कि 4 और 3 7 हो गए थे, 7 किलोमीटर हो गया था, ठीक है, तो दूरी 7 किलोमीटर। इसी सेम फिगर में विस्थापन कितना निकला था, 5 किलोमीटर निकला था, यानी कि दूरी विस्थापन से बड़ी हो सकती है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होता है, दूरी विस्थापन से कम कभी भी नहीं हो सकती है। ये पॉइंट गलत है। हमेशा याद रखना, दूरी विस्थापन से कभी कम नहीं होगी, दूरी हमेशा या तो विस्थापन के बराबर होगी और या तो विस्थापन से ज्यादा होगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर दूरी बटे विस्थापन कहीं लिखा हो, दूरी बटे विस्थापन लिखा हो, तो ये 1 के बराबर और या 1 से बड़ा। मतलब अगर दूरी और विस्थापन बराबर होंगे, जैसे इस वाले फिगर में था, तो 1 आ जाएगा। अगर नहीं होता है तो दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा होती है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से हमेशा ज्यादा आएगी। ये हमेशा याद रखना, ये आ सकता है एग्जाम में, ऐसे पूछ सकता है कि दूरी बटे विस्थापन 1 के बराबर होगा या 1 से कम होगा, तो 1 के बराबर और 1 से ज्यादा होगा, या फिर बराबर होगा या फिर 1 से ज्यादा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति को देखेंगे। देखो, मान लो जब एक ही जो कोई वस्तु होती है वो सरल रेखा के बिंदु से गति करता है, जैसे यहाँ से मान लो कोई गति कर रहा है, एक रेखा में गति कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या रखेंगे, सरल रेखा। जब कोई वस्तु किसी एक रेखा में गति करता है तो उसको क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा था। अब हम देखेंगे क्या है, चाल और विस्थापन। जैसे हमने दूरी देखा वैसे चाल और वेग भी देखेंगे। क्या देखेंगे, चाल और वेग। चाल यहाँ लिख देते हैं और वेग यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें वैसे ही याद रखना है, पहले तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ। चाल और क्या होता है, दूरी बटे समय, और इसमें वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। सेम, जैसे दूरी क्या थी, अदिश राशि थी, वैसे चाल क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि, सबसे पहला पॉइंट हमें याद रखना कि चाल जो है अदिश राशि है। इसमें क्या विस्थापन क्या सदिश राशि थी, इसे वेग क्या हो जाएगा, सदिश राशि। वेग क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। अब दोनों में फर्क क्या है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। मतलब दूरी चाल में क्या लेंगे हम, दूरी लेंगे, और वेग में क्या लेंगे, विस्थापन लेंगे। इससे हमें यह पता चलता है कि चाल और दूरी में दोनों चीजें अलग अलग हैं। हमेशा चाल दूरी के बराबर, चाल और वेग बराबर नहीं हो सकते हैं। चाल में अलग चीज है और वेग अलग चीज है, ठीक है। लेकिन दोनों का अगर मात्रक की बात करें तो दूरी क्या होती है, मीटर होती है। दूरी क्या होती है, मीटर, और समय क्या होता है, सेकंड, मीटर पर सेकंड। और इसमें भी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, मीटर, और समय क्या होता है, सेकंड। लेकिन दोनों को मात्रक अलग अलग होते हैं, सेम होते हैं। दोनों को मात्रक सेम होते हैं, चाल और वेग के मात्रक सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है, चाल तुम्हारी अदिश राशि है और वेग क्या है, सदिश राशि है। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। मतलब चाल बराबर क्या होता है, चली गई कुल दूरी बटे
समय, और वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। इसको एक फिगर से देखते हैं। जैसे कोई वस्तु है ए, बी, सी और बी, ये 4 किलोमीटर हो गया, ये 3 किलोमीटर हो गया। कोई वस्तु जो है वो ए से चलना शुरू करती है, 4 किलोमीटर सी पर पहुंचती है, फिर 3 किलोमीटर बी पर पहुंचती है। तो कुल मिला के वो उससे पूछा जाता है कि चाल क्या है। मान लो समय उसको लगा टी बराबर मान लिया 1 घंटा, एक मिनट, 1 मिनट में तो नहीं आएगा, चलो इसको 1 घंटा मान लेते हैं, 1 आवर, या 60 सेकेंड, 30 सेकेंड, 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट। तो क्या होगा, 30 मिनट में कहाँ पे आ गया वो, यहाँ पे आ गया बी पे, ठीक है। तो इसकी चाल बराबर क्या आ जाएगी, चाल बराबर दूरी, दूरी पहले किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। तो 4 + 3 7 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, मतलब 1000 का गुणा बटे, अब समय कितना लगा है, टी, मिनट है 30, और सेकेंड में बदलेंगे तो 60 का गुणा, ये क्या हो जाएगी, चाल आ जाएगी अपनी, ठीक है। अब यही अगर वेग की बात करते हैं इसमें, कि इसमें पूछ लेता है वेग क्या होगा, तो हमें विस्थापन निकालना पड़ता है। तो विस्थापन निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से ये, ठीक, विस्थापन की बात होती कि नहीं, तो विस्थापन कितना निकलता है यहाँ पे, 5 किलोमीटर। तो वेग क्या हो जाता, वेग बराबर विस्थापन, टोटल विस्थापन कितना है 5 किलोमीटर, 5 उड़ते 1000 मीटर बदल दिया, बटे समय कितना लगा, मान लो 30 मिनट, और 30 उड़ते 60। अभी दोनों की वैल्यू में फर्क देख रहे हो, इधर 7 है, इधर 5 है, बाकी तो चलो सेम है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि चाल कैसे निकालते हैं, वेग कैसे निकालते हैं। चाल में होती है दूरी, मतलब पूरे जो परिपथ है या पूरा जो मार्ग है उसकी संपूर्ण लंबाई, वो दूरी होती है। विस्थापन क्या होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस, छोटी सी डिस्टेंस। तो वेग में विस्थापन लिया जाता है और चाल में दूरी ली जाती है, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि चाल और दूरी, चाल और वेग क्या 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 होते हैं। चाल तुम्हारी अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। अब कोई पूछ दे आपसे ताक्षणिक चाल, ताक्षणिक चाल, ठीक है। ताक्षणिक चाल, ताक्षणिक चाल मान लो किसी पूछ दे, और इधर ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक वेग, ठीक है। तो ताक्षणिक चाल अगर किसी पूछे तो किसी मतलब ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग क्या होता है, किसी एक समय अंतराल पे चली गई दूरी पूछ लेता है। जैसे मान लो उसने बोला कि 30 मिनट तक मैं चला हूं, लेकिन मैं 10वें मिनट पे कितनी दूरी चला था, या 10वें मिनट पे मेरी चाल क्या थी, वो क्या होगी, ताक्षणिक चाल होगी। ये एक पार्टिकुलर समय पर वो पूछ ले रहा है। ऐसे ताक्षणिक वेग क्या होता है, किसी पार्टिकुलर समय पूछ लेगा कि वो 30 मिनट मान लो चला, तो कहेगा मैं 10वें मिनट पे मेरा वेग क्या था, ऐसे पूछ लेगा। तो कैसे निकालते हैं इसको डेल्टा भी बराबर लिख देखते हैं, लिमिट, या सीधे लिख दो आप ds/dt। इसको क्या लिखते हैं, v से इसको भी डिनोट करते हैं ds/dt। यहाँ पे क्या है, ये विस्थापन है, और यहाँ पे क्या है, दूरी है। में ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक दूरी से होने आएगी ना, ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक चाल, ठीक है। दोनों में फर्क क्या होता है, ds/dt दोनों में होता है, लेकिन इस जगह पे दूरी ली जाती है और इस जगह पे विस्थापन लिया जाता है। अब आगे बात करते हैं औसत चाल की। औसत चाल और औसत वेग, औसत वेग, इसमें कुछ अलग नहीं है। औसत चाल क्या होता है, जैसे दूरी बटे समय होता है, वैसे वस्तु या किसी व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। इसे वेग में क्या होगा, कुल विस्थापन बटे लगा कुल समय। चल अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कोई वस्तु है,
माना कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु क्या है, पहले मान लो कोई दूरी थी पूरी, ये पूरी दूरी है, ठीक है, आधी दूरी कौन सी चाल से चलता है, v1 चाल से, और और आधी दूरी किससे चलता है, v2 चाल से। अगर इसमें पूछा जाए औसत चाल क्या होगी, तो औसत चाल क्या होगी, तो ये फार्मूला हो जाता है 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2, ठीक है। याद रखना, अगर मान लो किसी क्वेश्चन बोला गया है कि एक वस्तु या व्यक्ति आधी अपनी दूरी की आधी जो दूरी है वो कितना होता है, v1 चाल से चलता है, और जो बची हुई दूरी है मतलब आधी दूरी v2 चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी, फार्मूला क्या हो जाता है, औसत चाल बराबर 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन क्या आता है, जब वस्तु अपनी यात्रा के आधे समय में v1 चाल से चलता है और शेष समय में, मतलब यहाँ पे क्या थी, दूरी की बात की गई थी, आधी दूरी और आधी मतलब आधी आधी दूरी की बात की। अगर यही चीज आ जाए, मान लो ये है v1 v2 चाल से तो चल रहा है, वो क्या कह रहा है कि मान लो टोटल उसको लगा 1 घंटा, 1 आवर, वो कह रहा है 1 घंटा लगा, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि आधे घंटे v1 चाल से चला और आधे घंटे v2 चाल से चला। इसमें क्या थी, दूरी थी, आधी दूरी और v1 से चला था और आधी दूरी v2 चाल से चलता है। इसमें क्या है, समय है। अगर वो बोल देता है कोई वस्तु व्यक्ति आधे समय v1 चाल से चलता है और आधे समय v2 चाल से चलता है, तो उनके बीच औसत चाल क्या होगी, तो औसत चाल का फार्मूला हो जाएगा औसत चाल बराबर v1 प्लस v2 अपान 2, ठीक है। अभी समझ में आ गया होगा, अभी दोनों में फर्क समझ में आ गया ना, कि औसत चाल क्या होती है, औसत चाल इसमें क्या होगी, इसमें क्या होगी, दोनों में फर्क समझना है। इसमें क्या क्या है कि जो v1 चाल है वो क्या है, आधी दूरी में चलता है और v2 चाल से आधी दूरी में चलता है, तो औसत चाल क्या हो जाएगी 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। और अगर कहता है वो कि कोई वस्तु अपने आधे समय में v1 चाल से चलता है और आधे समय v2 चाल से चलता है, तो औसत चाल क्या हो जाएगी v1 प्लस v2 अपान 2। ये समझ में आ गया होगा, दोनों में फर्क ये है कि इसमें आधी दूरी की बात की है, इसमें आधे समय की बात की है, दोनों फार्मूले क्लियर है। अब आगे हम देखेंगे त्वरण। त्वरण क्या होता है, त्वरण, त्वरण, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक है। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण का सबसे पहले ये कौन सी है, सदिश राशि है। त्वरण क्या है, सदिश राशि है, वेग परिवर्तन बटे समय। कुल मिला के इसका अगर उस पे जाएंगे परिभाषा पे, तो वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसके मात्रक की बात करते हैं, मात्रक क्या होता है, इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड होता है समय का क्या हो जाएगा, सेकंड, तो इसका आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये मात्रक हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसका, त्वरण का, ठीक है। यानी कि जो मैप बनता है, ये तो समझ में आ गया होगा त्वरण क्या होता है, ठीक है। इसमें एक चीज और होती है, विमा जैसे निकालते हैं, विमा भी बताते रहते हैं, जैसे विमा इसकी क्या होगी, मीटर तो लेंथ होगी l, और ये क्या होगा, समय t का स्क्वायर, तो ऊपर क्या हो जाए l t की पावर माइनस 2, l t की पावर माइनस 2, ये विमा होगी इसकी जगह, ठीक है। इसके बाद में एक चीज और देखते हैं, इसके बाद में क्या देखते हैं हम, एक चीज हो गया था, ग्राफ की बात करते हैं। जैसे ये ग्राफ बना है, ग्राफ अगर दिए जाते हैं आपको, यहाँ पे लिख दिया जाता है विस्थापन और यहाँ पे लिख दिया जाता है समय। मान लो ये चेंजमेंट हो रहा है, ऐसे दे दिया गया है फिगर, ठीक है। तो जहां पे विस्थापन और समय दिया गया है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें याद करना होगा, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। मतलब अगर कोई ग्राफ विस्थापन और समय की बात कर रहा के साथ दिया गया है, तो ये जो रेखा है ये किसकी बात करेगी, हमेशा वेग की बात करेगी, ठीक है। अगर हम यहीं पे लिख देते वेग, तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे वेग परिवर्तन की दर बटे समय, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये त्वरण की बात करने लगता है, ठीक है। तो ये किसकी बात करने लगता है, त्वरण की। तो इससे हमें समझ में आएगा, अगर ग्राफ विस्थापन और समय का दिया गया है तो वेग की बात हो रही है, और अगर वेग और समय का दिया गया तो त्वरण की बात हो गई। इस तरह हमें
यहाँ से समझना होगा, ठीक है। अभी आगे चलते हैं सरल रेखा की गति के समीकरण के तरफ, ठीक है। सरल रेखा की गति के समीकरण, ठीक है। समीकरण क्या है? समीकरण क्या है? पहले गति के समीकरण क्या होते हैं? पहला v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। दूसरा क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या होता है? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as। अब क्या क्या होता है ये बताते हैं। v बराबर क्या है? अंतिम v बराबर है अंतिम वेग, u बराबर है आपका प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, t बराबर है समय, a बराबर है त्वरण, ठीक है। और s बराबर क्या हो जाएगा? दूरी, या विस्थापन में बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी ध्यान से समझो, इसमें सबसे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सारे मैंने लिख दिए क्या क्या होता है। तो पहला समीकरण क्या होता है? v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as। ये होते हैं तीन गति के समीकरण, ठीक है। अभी सब कुछ समझा दिया इनके, लेकिन क्या क्या होता है ये तीन कब कब काम करते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें देखना होगा आपको। ये तब काम करता है जब त्वरण क्या हो? नियत हो। ये अगर त्वरण नियत नहीं है तो गति के समीकरण काम नहीं करेंगे। वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर त्वरण नियत नहीं है तो क्या गति के समीकरण ये सही है? तो नहीं है। जब त्वरण की गति त्वरण नियत होता है तभी ये समीकरण काम करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? यदि कोई पिंड एक समान त्वरण से गतिशील है और किसी समयांतराल में उसका वेग v और u है तो ये तो चलो काम का नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गति के समीकरण तीनों समझ में आ गए होंगे मेरे हिसाब से। अभी आगे चलते हैं। अगर बात करते हैं, एक जो पिंड है वो एक नियत त्वरण से, एक समान त्वरण से चल रहा है, ठीक है। किससे चल रहा है? समान त्वरण से, ठीक है। समान त्वरण से चल रहा है वो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, यहाँ पे इसकी जो चाल थी वो क्या थी? वेग था u था, और यहाँ पे वेग कितना है? v है, ठीक है। तो उसके मध्य बिंदु पर अगर पहुंच दिया जाता है, मध्य बिंदु पर वेग पहुंच दिया जाता है कि मध्य बिंदु पे वेग क्या होगा? एक बिंदु पर u था, दूसरे बिंदु पर क्या था? v था, और मध्य बिंदु पे अगर वेग पूछा गया और त्वरण समान है, ठीक है, तो उसका वेग क्या हो जाता है? v बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना कि ये कब है कि मान लो किसी बिंदु पर दिया गया है उसका वेग u है और किसी दूसरे बिंदु पर दिया गया है वेग v है और समान त्वरण से चल रहा है, तो उसके मध्य बिंदु पर वेग कितना होगा? तो v बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाता है, ठीक है। एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। मान लो ये दूरी है, ये भी मध्य बिंदु है, तो इतनी दूरी मान लेते हैं क्या S1 है, इतनी दूरी S2 है, और इसके आगे इतनी दूरी S3 है। तीनों दूरियां बराबर है, S1 S2 S3, ठीक है। तो इसमें अगर बोला जाता है समान समयांतराल में दूरियां तय की गई हैं, मतलब समान समय में दूरियां तय की गई हैं, और त्वरण नियत है। त्वरण क्या है? नियत है। तो ये क्या हो जाएगा? 2S2 बराबर S1 प्लस S3,
ये हो जाएगा। इसमें दिमाग लाने वाली कोई चीज नहीं। मान लो ये दूरियां सेम थी, समान समय अंतराल में, मतलब ये 5 सेकंड में S1 चलता है, 5 सेकंड में S2 चलता है, 5 सेकंड में S3 चलता है, तो S1 और S3 का गुण दुगुना के बराबर होगा कि नहीं? अगर 2S का दोगुना कर देते हैं, सिंपल सा है, ये भी 4 चलेगा, ये भी 4 चलेगा, ये भी 4 चलेगा, ठीक है, समान समय अंतराल में। 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर का दोगुना कितने का करेंगे? 8 किलोमीटर हो जाएगा, और इधर 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बात क्या होगी ना, मतलब समान समांतराल में अगर चली गई दूरियां हैं, 3 दूरियां, तो 2S2 बराबर क्या हो जाता है? S1 + S3 हो जाता है, ठीक, सिंपल। अभी हम देखेंगे एक, जैसे 90 सेकेंड में चली गई दूरी, 90 सेकेंड में चली गई दूरी, 90 सेकेंड में चली गई दूरी, फार्मूला क्या होता है? x बराबर u + ½ a 2n - 1, 2n - 1, ये होता है 90 सेकेंड में चली गई दूरी। मान लो कोई वस्तु है या व्यक्ति है, वो चल रहा है, तो बोला गया कि 10वें सेकेंड में आपने कितनी दूरी तय की, तो फार्मूला क्या होता है? x बराबर u + ½ a 2n - 1, ठीक है, u है, 90 सेकेंड में हो जाएगा, ठीक है, चली गई दूरी। अब हम आगे पढ़ेंगे कौन सा? गुरुत्व के अधीन। गुरुत्व के अधीन समझने वाली बात है, कोई ज्यादा वो नहीं है समझाने। गुरुत्व के अधीन गतिविधि, गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व के अधीन गति, ठीक है। गुरुत्व की अधीन गति क्या होती है? तो गुरुत्वाकर्षण की अधीन गति, मतलब जैसे हम यहाँ से कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाती है ना, और नीचे आती है तो उसके दिशा में आती है। कोई चीज मान लो ऊपर फेंकी, हमने बॉल फेंकी ऊपर, ठीक है, बॉल फेंक दी तो ऊपर जा रही है, तो एक गुरुत्व के मतलब विपरीत जा रही है, गुरुत्वाकर्षण के, गुरुत्वाकर्षण अपनी तरफ खींचता है और ये विपरीत जा रही है। और जब वहां से कोई चीज आती है, मतलब ऊपर से नीचे, तो क्या गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच रहा है और वो उसी की तरफ आ रही है, ठीक। इससे ये समझ में आता है कि जो त्वरण होता है, अगर हम गुरुत्व के अधीन ऊपर की तरफ बात करें, ऊपर, जब नीचे से ऊपर की बात करते हैं, कहां से? नीचे से ऊपर, नीचे से मान लो ऊपर जा रही है, तो क्या a बराबर क्या हो जाएगा? -g के। a बराबर क्या हो जाएगा? -g के, ठीक है। ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि जैसे ही मैंने ऊपर चीज फेंकी, कोई चीज मैंने ऊपर फेंकी, तो यह कोई गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होगी, गुरुत्वाकर्षण अपनी तरफ खींचता है, और कोई चीज ऊपर जा रही है तो ये क्या विपरीत नहीं हो जाएगी? तो -g ले लेंगे, ठीक है। अभी इनके भी गति के समीकरण बनेंगे, जब गुरुत्वाकर्षण में नीचे से ऊपर जा रही हो तो गति के समीकरण क्या क्या होते हैं, ये भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब गुरुत्वाकर्षण है, मान लो मैंने नीचे से कोई चीज फेंकी, यहां से समझो, यहां से मैं खड़ा था, मैंने कोई चीज फेंकी ऊपर, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग होगा, लेकिन जैसे ही ये ऊपर पहुंचेगी तो एक ऊंचाई तक जाएगी। मान लिया मैंने यहां तक गई, v क्या होता है? अंतिम वेग होता है, अंतिम वेग। कोई चीज ध्यान से समझना, कोई चीज मैंने यहां से फेंकी है, यहां से मैंने कोई गेंद फेंक दी ऊपर की तरफ में, ठीक है, ये यहां तक चलती जाएगी, एक समय तो आएगा ना जब वो रुकेगी और फिर नीचे की तरफ गिरेगी, समझ में आया? जब यहां से मैंने मान लो कोई गेंद फेंकी तो ऊपर जाके कहीं पर रुकेगी ना, मान लो यहां तक गई, फिर वहां पे एकदम स्लो हो जाएगी, यानी कि उसका जो अंतिम वेग होगा कितना हो जाएगा? 0। अगर हम नीचे से ऊपर कोई वस्तु फेंकते हैं तो उसका एक बिंदु पर जाके अंतिम वेग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, और उसके बाद वो गिरना शुरू करती है, तभी तो नीचे गिरेगी। मान लो हमने ताकत लगाई, खूब ताकत से फेंका, तो मान लो 10 मीटर गई, 20 मीटर गई, 20 मीटर बाद वहां पे जाके क्या अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0। जहां पे अंतिम वेग 0 होगा, उसी के बाद वो नीचे गिरना शुरू होगी। समझ में आ गया नहीं आया? तो हमने गति के समीकरण क्या पढ़े थे? v बराबर u + at, ये पता पढ़ा था। लेकिन अब क्या हो जाएगा इसमें नीचे की ओर, तो v क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो गया, तो नीचे से ऊपर फेर रहे हैं, v क्या हो गया हमारा? 0 हो गया। u तो u था ही, और एक जगह क्या लेंगे? -gt, -g और t, तो u बराबर क्या आ गया आपका? gt। ये हो गया पहला समीकरण, ठीक है। यह समझ में आया कि नहीं आया?
कि अंतिम वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब कोई चीज ऊपर से फेंकेंगे तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके शून्य हो जाएगा, इसके बाद नीचे गिरना शुरू होगा। तो अंतिम वेग शून्य हो गया, हमने जीरो रख दिया और एक ही जगह रख दिया माइनस जी, क्योंकि ये गुरुत्व के विपरीत है। गुरुत्वाकर्षण जो जी है वो किधर लग रहा है, इधर, और वस्तु हमने किधर पे की, इधर, तो विपरीत है कि नहीं, इसलिए माइनस जी ले लिया। अब दूसरे समीकरण की बात करते हैं, ये क्या हो गया, पहला। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या होता है, फार्मूला से हम देखते हैं। हमने देख लिया था पहला गत करने में नियम देख लिया था। अब क्या है, यहाँ पे s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे दूरी है, यहाँ पे क्या हाइट हो जाएगी, h, हाइट की बात होगी तो हम क्या h लिख देंगे। u प्रारंभिक वेग ut तो है ये। अब यहाँ पे माइनस का हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक ही जगह रखेंगे माइनस का जी, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा gt स्क्वायर। ये हो जाएगा सेकेंड गति का नियम, सेकेंड वाला। ठीक है, अभी क्या है, थर्ड वाले पे जाएंगे। थर्ड वाले पे, थर्ड क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2s, ये तो होता है थर्ड वाला। अब वी क्या है हमारा, अंतिम वेग क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे जीरो लिख देंगे। यू स्क्वायर माइनस का 2, ए की जगह जी आ जाएगा और एस की जगह एच आ जाएगा। तो यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2gh। तो यू बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2gh। ये हो गया तीसरा समीकरण। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। नीचे से अगर ऊपर के लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं तब क्या क्या होता है। ठीक है, u हमारा उतना जितने में हम फेंकेंगे, v क्या हो जाएगा, अंतिम वेग शून्य हो जाएगा, बाकी g क्या होगा, माइनस जी हो जाएगा। गति का नियम समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसके लिए 2 और 3 इस प्रकार से हल करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अभी समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब आगे हम क्या देखेंगे कि जब ऊपर से गेंद नीचे की तरफ आती है, अभी तो ये नीचे से ऊपर जा रही थी, अब क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है। ठीक है, एक चीज क्या है, जैसे कि अब क्या है, पिंड जब क्या है, विरामावस्था से गिरना शुरू करता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई वस्तु फेंकी थी हमने, यहाँ पे पहुंच गई थी, अब क्या नीचे गिरनी शुरू होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो क्या है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। अब कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है तो क्या गुरुत्वाकर्षण खींच भी रहा है, यानी कि ए बराबर क्या आ जाएगा, जी के हो जाएगा। अब माइनस नहीं होगा क्योंकि विपरीत नहीं, ऊपर से नीचे आ रही है, गुरुत्वाकर्षण खींच भी रहा है, तो ये ए बराबर क्या हो जाएगा, जी के हो जाएगा। ठीक, अभी हम देखेंगे फिगर। फिगर बोले सबसे अच्छे है, सबसे बड़ी बात क्या होती है, फिगर। फिगर समझो, ये हो गया, यहाँ पे कोई वस्तु थी। ठीक, तो अब क्या है, उसके लिए प्रारंभिक गति क्या हो जाएगी, यू बराबर 0, क्योंकि अब यहाँ से चलना शुरू कर रही है, जैसे सबसे ऊपर पहुंच गई तो वहां पर रुक गई ना, उसके बाद गिरेगी, तो वहां पर प्रारंभिक गति क्या हो गया, यू बराबर क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे अंतिम वेग क्या हो जाएगा, वो रहेगा। अब ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, दो बदलाव हो गए कि यू जो तुम्हारा v बराबर था, a बराबर था g के, तो माइनस जी के था जब तुम्हारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था। अब क्या है, नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी गुरुत्वाकर्षण के अधीन है, यानी कि वो जी के बराबर हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, जब यहाँ पे वस्तु रुक गई जाके, तो अब जगह उसकी गति की बात करेंगे तो प्रारंभिक गति कौन सी हो जाएगी, ये, और अंतिम गति ये, जब गिर रही है कोई, तो ये प्रारंभिक हो जाएगी, ये अंतिम हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं उसका वेग क्या है, उसका वेग 0 है, तो u बराबर 0 लिख देंगे, और v तो हमारा है ही है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, पहला गति का समीकरण ले लेते हैं, v बराबर u प्लस at होता है। अब इसमें रख दो आके, v का बात v है, u क्या हो गया आपका 0 हो गया, और g a हो गया gt, यानी v बराबर आ गया gt पहला। दूसरा क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होता है। तो s क्या है, दूरी, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, हाइट। हाइट, तो h बराबर u, u की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ gt स्क्वायर। h बराबर क्या आएगा, हाफ gt स्क्वायर। ये हो गया दूसरा। तीसरे की बात करते हैं, क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का
2as होता है, तो v क्या हो गया, v तो रहेगा v स्क्वायर, u क्या हो गया 0 प्लस 2, a क्या हो जाएगा g और s क्या हो जाएगी हाइट, यानी v स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2gh। अभी समझ में आ गया, पहला दूसरा तीसरा, ठीक, क्लियर हो गया कि नहीं? अभी तीनों क्लियर हो गए होंगे कैसे करना है। यहाँ पे u 0 हो जाता है और v हो जाता है। अभी क्या देखते हैं हम, अभी इसमें पूछ सकता है कि जैसे हमने फर्क पढ़ा था, nवें सेकंड में चली गई दूरी, nवें सेकंड में चली गई दूरी क्या थी, x बराबर फार्मूला u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, nवें सेकंड में चली गई दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हम कह देंगे nवीं सेकंड में उसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो h बराबर क्या आ जाएगा, u कितना है 0 प्लस हाफ a की जगह क्या जाएगा g 2n माइनस 1, यानी h बराबर आ जाएगा हाफ g 2n माइनस 1, ये हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। अब ये समझ में आया कि नहीं आ गया, कि अगर वो पूछ दे कि nवें सेकंड में चलेगी दूरी की चली गई, मतलब कितनी ऊंचाई होगी nवें सेकंड में, कितनी वो ऊंचाई चलेगा, दूरी चलेगा, तो h बराबर आ जाएगा हाफ g 2n माइनस 1, ये हो गया 0। क्या u फार्मूला तो ये होता है nवें सेकंड में चली गई दूरी का, लेकिन यहाँ पे u क्या है 0 है, इसलिए यहाँ पे 0 लिख देंगे, ये हो जाएगा गुप्त क्या दिन चल रही थी, ठीक है, तीनों हो गया। एक क्वेश्चन और अच्छा बनता है इसमें, ठीक है, ये तो हो गया। अब एक क्वेश्चन क्या अलग बन सकता है इसमें, अगर मान लो ये है, ठीक है, टोटल हाइट कितनी है, मैंने माना टोटल हाइट है h, ठीक है, ठीक है, यहाँ से कोई वस्तु गिराई जाती है, ठीक है, मान लो वो यहाँ पे आकर रुक जाती है, यहाँ पे आती है, इसकी हाइट पृथ्वी से कितनी है h है, नहीं h इसकी, ये जो जितनी दूरी चली है h, ठीक, तो इसमें क्या था, यदि कोई पिंड h ऊंचाई से गिराया जाता है तो t समय के बाद पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होगी, तो h डैश मान लो ये कितना हो जाएगा, h डैश बचेगा, तो h डैश बराबर क्या हो जाएगा, h डैश बराबर h माइनस h, पूरी दूरी से इतनी दूरी हटा देंगे तो इतनी दूरी आ जाएगी पृथ्वी से, nवें सेकंड में पृथ्वी से ऊंचाई, पृथ्वी से ऊंचाई, ऊंचाई कितनी थी, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगी, ये हो जाएगा फार्मूला, मतलब पूरी दूरी से हम इतना दूरी घटा देंगे, ठीक है, ये हमने निकाल ही लिया है, ठीक, ये अभी निकाला था पीछे, ये 90 सेकंड में चली गई दूरी, मतलब इतने दूरी चल चुका है, उतनी दूरी इससे पूरी दूरी से घटा देंगे तो पृथ्वी से कितनी बचेगी ऊंचाई, इतनी बचेगी, ठीक है, h माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। अभी हो गया ये, अब हम क्या पढ़ेंगे, सापेक्ष गति, सापेक्ष गति की बात होगी, सापेक्ष गति, सापेक्ष गति, सापेक्ष गति में भी दो हैं, जैसे एक क्या है, विपरीत आ रहा हो, विपरीत गति हो दोनों की एक दूसरे के, और एक का समान गति हो, एक ही दिशा में, समान गति या एक दिशा में, ये ठीक,
सापेक्ष गति का मतलब ये होता है कि गति किसको कितनी महसूस हो रही है। सबसे पहले हम ये बात समझते हैं, मान लो एक ही दिशा में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक मान लो ए है और ये बी है, ये 60 चल रहा है, ये 70 चल रहा है, ठीक है, ये एक ही दिशा में चल रहा है। रोड में आप जब मोटरसाइकिल चलाते हो, जब आप मान लो 60 में चल रहे हो, कोई 70 में चल रहा है, तो एकदम से नहीं निकल जाता होगा, क्या आपको निकलते निकलते धीरे धीरे दिखता होगा कि यार हाँ ठीक है थोड़ा तेज चला रहा है, तो ये धीरे धीरे निकल जाएगा, मतलब कि मुझे सापेक्ष गति कम महसूस हो रही है, उतनी नहीं महसूस हो रही। लेकिन अगर यहीं पे मैं यहाँ से 60 में आ रहा हूँ ए वाला, और कोई बी जो 70 में आ रहा है विपरीत में, वो एकदम से श्यू ऐसे निकलेंगे, ठीक है, मतलब दोनों को गति बहुत ज्यादा महसूस होगी, सेकंड भी नहीं लगेगा, एकदम से निकल जाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा गति महसूस होगी। इसका मतलब क्या होता है, विपरीत गति जब हो रही होती है तो सापेक्ष गति क्या होती है, वो ज्यादा होती है, और जो एक समान दिशा में गति होती है वो सापेक्ष गति क्या होती है, कम होती है। समझ में आ गया? ये अपने बुद्धि से खुद ही सोचो, जब कोई साथ में एक साथ मोटरसाइकिल चला रहा होगा तो आपको लगेगा कि तेज तो है, धीरे धीरे निकलेगा, मतलब आपको वो गति कम लगेगी वही 60-70 में। अगर वही 60-70 एकदम विपरीत होगी तो ऐसे निकल जाएगा एकदम ऐसे करके, ठीक है। तो सापेक्ष गति क्या है, आपको लगेगा यार बहुत तेज है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, जैसे ए और बी है, दो हैं ए और बी, ठीक है। तो पहले समान गति की बात करते हैं। एक समान गति जब हो तो दोनों में से जैसे पूछा जाए, जिसकी अगर पूछा जाए ए के सापेक्ष बी की गति अगर पूछ लिया जाए या वेग पूछ लिया जाए, तो जिसकी पूछी जाए उसको पहले लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा VB माइनस का VA, मतलब VB में से जिसकी गति पूछी गई है, B की गति पूछी गई है, तो B में से कौन सी घटा देंगे, A की गति, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी A के सापेक्ष B की गति। अगर ये पूछा गया होता B के सापेक्ष A की गति या वेग, तो क्या हो जाता, VA माइनस VB, ठीक है। तो क्या होता है, ए की गति पूछी गई है तो ए वाला पहले हो जाएगा, बी को घटा देंगे, ठीक है। तो क्या बताया था, समान गति जब होती है तो जो सापेक्ष गति होती है वो कम होती है, यानी कि माइनस दिखाते हैं। अगर ये विपरीत गति में होगा तो कोई भी हो वही सेम फार्मूला होगा, ए के सापेक्ष बी की गति या वेग क्या होगा, तो पहले तो रहेगा VB, लेकिन क्या होता है इसमें प्लस होता है, VB प्लस VA, बताया था ना, जब विपरीत होती है तो उनकी सापेक्ष गति क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी कि जोड़ होता है, और यानी कि समान गति होती है एक ही दिशा में होती है, सापेक्ष गति क्या होती है, कम होती है, यानी कि माइनस हो जाएगा, ठीक है। यही B के सापेक्ष अगर एक ही गति पूछी गई हो तो क्या हो जाएगा, VA तो पहले रहेगा लेकिन प्लस रहेगा, इसलिए फर्क नहीं पड़ता है। अभी समझ में आ गया कि जो विपरीत गति होती है उसमें सापेक्ष गति दोनों जुड़ जाती हैं, ए के सापेक्ष बी हो या बी के सापेक्ष ए हो, जुड़ जाएगा, लेकिन पहले वही रहेगा याद करने के लिए कि जिसकी गति पूछी गई हो। इसमें क्या है, सापेक्ष गति अगर एक ही दिशा में है तो जिसकी पूछी गई है उससे और जिसका सापेक्ष है उसको घटा देते हैं। जैसे बी की गति पूछी गई तो VB माइनस VA कर देते हैं, और ए की गति पूछी गई तो VA माइनस का VB कर देते हैं। बस हमें ये ध्यान देना है एक ही दिशा में है या विपरीत दिशा में है। अब ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि विपरीत दिशा में प्लस क्यों होता है और एक ही समान गति में माइनस क्यों होता है। अभी मेरे हिसाब से इस चैप्टर में मैंने सारे बता दिए, इसके बाद न्यूमेरिकल पे जाएंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे बाद में, ठीक है। नमस्ते।